देखिए, साइंस में सबसे पहले मैं उन टॉपिक की चर्चा करूँगा जिनमें कोई समझने वाली बात नहीं है, सीधे फैक्ट हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो उन टॉपिक में एक टॉपिक है आपका सौरमंडल, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो ऐसे टॉपिक जिनसे 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैं पहले आपको रिवीजन कराऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और 2027 का जब अपन हैप्पी न्यू ईयर बनाएं तो एक थोड़ा सा आप एनालिसिस खुद के साथ भी कीजिएगा। चलो, परीक्षा तो होती रहती हैं, जीवन का कभी भी कोई एग्जाम अंतिम होता ही नहीं है, क्योंकि जीवन इंपॉर्टेंट है। तो खुद के अंदर अपन में कितना बदलाव हुआ है, अपन ने कितनी चीज़ें सकारात्मक रूप से सीखी हैं, कितना का अपन ने नेगेटिव थॉट को जो है छोड़ा है, तो ये खुद के अंदर भी आप इसका एनालिसिस करिएगा। क्योंकि चूँकि आज पहला दिन है तो बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ के एक नई चीज़, एक सकारात्मक चीज़, एक पॉजिटिव थॉट और किसी की भलाई के लिए आप जरूर काम कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले पिछले साल जो प्रश्न पूछा गया था वो देख लेते हैं कि पृथ्वी सतह से लगभग किस ऊंचाई पर एक भू-स्थिर उपग्रह स्थापित किया जाता है। अब ये सीधा फैक्ट बेस्ड प्रश्न है कि अपन जब सैटेलाइट छोड़ते हैं तो एक निश्चित ऊंचाई होती है, लगभग ऊंचाई होती है कि उस ऊंचाई पर जाके वो अपनी जो सेवाएं होती हैं वो देने लग जाता है। तो याद रखिएगा वो जो लेंथ है वो है 36,000 किलोमीटर। ये डाटा फिर से पूछ सकते हैं, पिछले साल ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहली बार कब उतरे थे? तो याद रखिएगा जुलाई 1969 में। ये भी पिछले साल प्रश्न पूछा गया था, चूंकि दोनों प्रश्न आपके एनसीईआरटी में डाल रखे हैं। अच्छा, आप इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद इस क्लास में आप गलत आए होंगे। ये क्लास उन्हीं को फायदेमंद रहेगी जिन्होंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। अब वो 5 से 7 मिनट में इसका क्विक रिवीजन कर रहा है ताकि मेन चीज़ें लास्ट टाइम वो देख के चला जाए, तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और मैंने पहले ही बताया इसमें ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जिसको मैं अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि रटने वाली चीज़ें हैं, फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, याद हो जाती हैं, अच्छी बातें नहीं होती हैं, तो रिवीजन करना ही एक बेहतर तरीका होता है। सबसे पहले देखिए, 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पे कदम रखे थे। ये प्रश्न तो चलो पिछली बार आ गया, लेकिन एनसीईआरटी में डाल रखा है कि उसके बाद एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। ये प्रश्न इस बार आ सकता है, ये नाम आप याद रखिएगा। सीधा प्रश्न आएगा, नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पे कौन व्यक्ति उतरे थे? याद रखिएगा ए एल्ड्रिन, डबल ए याद कर सकते हो, डबल ए से एल्ड्रिन याद रखना है। और ये डाटा भी याद रखिएगा, 21 जुलाई 1969, 21 जुलाई ये पूछ सकते हैं। चंद्रमा की बात है ये तो याद रखिएगा, चंद्रमा पर ध्वनि का वेग जो होता है 0 होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग मैक्सिमम होता है। अगला है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश है नहीं होता है। जैसे अपन देखते हैं सूर्य जो होता है, तारे जो होते हैं स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है वो अपन को प्रतीत ऐसा होता है कि चंद्रमा चमक रहा है, बल्कि वो चंद्रमा चमकता नहीं है। प्राइवेट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार कथन वाला क्वेश्चन देता है तो उसमें ऐसा पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो, 2019 में चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान 2 भेजा गया था। ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2023 लेटेस्ट वाला जरूर याद रखिएगा, चंद्रयान 3 भेजा गया था। ये आपने देखा होगा, विक्रम लैंडर, और दक्षिणी ध्रुव पर इसने कदम भी रखा था, विश्व का पहला देश भी बना था भारत। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। चंद्रयान 3 2023, 3 में 3 आ रहा है और 2023 में भी 3 है। इसके बाद देखो, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस याद रख सकते हैं 23 अगस्त को। देखिए ये टॉपिक ऐसा है, इसमें कोई भी प्रश्न मतलब फैक्ट वाला जो है वो पूछ सकते हैं, तो सारे आपको रिवीजन करके जाने हैं। ये अपने मोटा मोटी पहले टाइप का क्वेश्चन अपन ने अच्छे से क्लियर कर लिया है। यहाँ से एक प्रश्न आपका बन सकता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण ये एल्ड्रिन वाला है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, और इसमें मैंने ग्रहों से रिलेटेड वे सारी जानकारियाँ ऐड कर दी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि कुल ग्रह कितने हैं, तो याद रखिएगा 8 है। अब कईयों ने 9 पढ़ रखा है, डाटा गलत है, 9 वाला ऑप्शन में आ भी जाए तो 9 नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। 8 ग्रहों में कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है, वरुण है। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा। और याद रखने के लिए मैं ट्रिक भी हर बार बताता हूँ, एक एक छोड़ के चलना है और इनका क्रम भी याद रह जाएगा आपके। जैसे सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, बुध के बाद गुरु या बृहस्पति आता है, उसको छोड़ दो एक बार, तो कौन सा आ जाएगा? शुक्र आ जाएगा। शुक्र के बाद शनि आता है, उसको छोड़ दो। रवि, रवि को आपको पृथ्वी मानना है, रवि में लास्ट में वी आ रहा है, वी से आपका पृथ्वी याद रह जाएगा। और रवि के बाद सोम आता है, सोम को छोड़ दो, मंगल हो जाएगा। बुध को छोड़ दो, बृहस्पति हो जाएगा। शुक्र को छोड़ दो, शनि हो जाएगा। फिर रवि को छोड़ दो, ये लास्ट में 2 अरुण और वरुण। इनका इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, अरुण को यूरेनस और वरुण को कहते हैं नेपच्यून। कई बार हिंदी वाला नहीं देता है, कन्फ्यूज करता है, तो याद रखिएगा। अब इनमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? एक प्रश्न तो ये बन सकता है, कौन से आंतरिक ग्रह हैं, कौन से बाह्य ग्रह हैं। तो देखो, जो सूर्य के नज़दीक वाले हैं, बुध से लेके आपके मंगल तक, ये सारे क्या हैं? आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य से बाह्य होता है, और बाह्य से क्या है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति के बाद वाले जितने भी ग्रह हैं वो सारे बाह्य ग्रह हैं। एक प्रश्न ये आप ध्यान रखेंगे।
इसके बाद देखो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। वो अपन सारे डाटा मैंने लिखे हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है? अब पृथ्वी के नज़दीक कौन से? मंगल भी नजर आ रहा है आपको, शुक्र भी नजर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, शुक्र नज़दीक है। तो ऐसे प्रश्न सारे मैंने नीचे लिखे हैं, वो अपन और देख लेते हैं। ये आंतरिक और बाह्य ग्रह वाला जरूर ध्यान रखिएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सब लोग जानते हैं, नाभिकीय संलयन है, ये ध्यान रखेंगे। देखो अगला है, इनके घूर्णन को लेकर भी एक जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे इनका घूर्णन होता है, जितने भी ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों ओर। अब इसको भी रटना नहीं है, जैसे अपनी पृथ्वी ग्रह है तो पृथ्वी में पै आ रहा है और पै से आप करेंगे पश्चिम से पूर्व। लेकिन याद रखेंगे शुक्र और अरुण, इनकी जो घूर्णन गति होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है। देखो विपरीत है ना बिल्कुल, तो यही प्रश्न बार बार आ रहा है। तो ये मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनकी घूर्णन गति पूर्व से पश्चिम होती है? तो याद रखिएगा शुक्र और अरुण। इसके बाद देखो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? देखो ये अपने यहाँ पे सूर्य दिखाया आपको, और सबसे नजदीक आप देखेंगे बुध है, और सबसे दूर देखेंगे तो वरुण है। तो इसमें क्या लिखा है? सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? तो बुध है। सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे बुध पे कोई भी वायुमंडल नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है? बुध, याद रखेंगे। और ना ही इसका कोई उपग्रह है। देखिए ग्रह और उपग्रह में अंतर क्या है? ग्रह तो होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर कोई ग्रह के भी चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जैसे अपनी पृथ्वी है एक ग्रह, और इसके चारों ओर जैसे चंद्रमा पृथ्वी के भी चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या है? उसका उपग्रह है। तो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह बोला जाता है। लेकिन बुध का कोई उपग्रह नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है। इसका परिक्रमण काल जो होता है वो सबसे कम होता है। देखो सूर्य सबसे छोटा है तो अपने स्थान पे ये तुरंत घूम जाएगा, और जो बड़ा होगा उसको समय लगेगा। जैसे बृहस्पति है, इसका परिक्रमण काल सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा परिक्रमण काल सबसे कम किसका होता है? बुध का होता है। इसके बाद देखो अगले टाइप के क्वेश्चन में, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पृथ्वी के नजदीक आपको लगता है कि मंगल होगा, यार मंगल नहीं है, वो कौन सा है? शुक्र है। इसीलिए ये प्रश्न बार बार आता है। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? शुक्र ग्रह है। और शुक्र की खास बात क्या है? सबसे चमकीला है, सबसे गर्म ग्रह भी अपन इसको मानते हैं, पृथ्वी की बहन कह सकते हैं। भोर या प्रभात का तारा भी शुक्र ग्रह को बोला जाता है। और इसका भी कोई क्या है? उपग्रह नहीं है। देखो नहीं वाले कौन कौन से? एक तो बुध हो गया और एक आपका शुक्र हो गया। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। अगले टाइप के क्वेश्चन में नीला ग्रह, बार बार क्वेश्चन आता है। नीला ग्रह वाला कौन से? आप सब लोग जानते हैं अपनी पृथ्वी है, और कारण आप सब लोग जानते हैं H2O यानी जल की दिखता है। एकमात्र इसका प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा, और चंद्रमा के बारे में मेन चीजें अपन ने ऊपर देख ली थी। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका लाल ग्रह, और लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। और इस मंगल ग्रह के एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसके दो उपग्रह हैं, नाम क्या है? फोबोस और डिमोस, और शॉर्ट में मैंने लिखा है FD। इसको FB आप चलाते हो ना, आज 9 वर्ष है, कोई नहीं चलाना है, और चलाओगे तो मैं क्या हो जाऊंगा? लाल हो जाऊंगा, है ना, आंखें दिखाऊंगा। तो आज से FB नहीं चलाना है, FB नहीं समझना है, FD समझना है। तो FD से हो जाएगा फोबोस और डिमोस। और लाल ग्रह क्यों है? तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की या Fe2O3 की अधिकता है। लोहा वैसे ही गर्म होता है तो लाल चमकता है ना, तो वैसे इसको लिंक कर सकती हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट, एक ये मंगलयान जो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, डेटा पूछा जाता है कि कब भेजा गया था। तो याद रखिएगा इसको प्रक्षेपित तो किया था 5 नवंबर, और ये जो सफलता इसने प्राप्त की थी 24 सितंबर को ये वहां पे लैंड हो गया था। तो ये मंगलयान मंगल ग्रह पे भेजा गया जो यान है इसरो के द्वारा। कई बार पूछा जाता है, इसकी डेट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 5 नवंबर 2013, और ऐसा मंगल ग्रह पे भेजने वाला पहला देश बना था अपना भारत। कब की चर्चा कर रहे हैं? 2013 की, और 2013 में 5 नवंबर। तो ये थोड़ा सा डेटा जरूर याद रखेंगे मंगल ग्रह के साथ। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका शनि ग्रह। अपन बोलते हैं ना यार तेरे पे तो शनि ग्रह का दोष है, शनि ग्रह चढ़ा हुआ है। तो वही शनि ग्रह है आपका। एक तो इसमें सै जो है ना, शनि में सै, उससे याद रखेंगे ये सबसे सुंदर ग्रह है, सुंदर में भी सै आ रहा है। और इसकी सुंदरता का कारण क्या है? क्योंकि ये वलयों से घिरा हुआ है इस प्रकार से। तो एक प्रश्न तो ये बन गया कि वलयों के कारण सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है? तो वो आपका शनि है। और ये पानी से भी हल्का है, तो हल्का ग्रह की श्रेणी में भी आता है। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका जो बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, ये याद रखेंगे। देखो सुंदर होगा वो क्या होगा? टनाटन होगा। तो टनाटन से टाइटन थोड़ा सा लिंक कर लेना, हालांकि आपने अपने स्तर पे इसको याद कर रखा होगा। देखो आपका अंतिम बृहस्पति, और ये बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सबसे भारी ग्रह है। और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड, और ये गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो क्वेश्चन बार बार आता है, ये गैनीमेड जो है कौन से ग्रह का उपग्रह है? याद रखिएगा ये बृहस्पति का है। और इस बृहस्पति का परिभ्रमण काल सबसे कम होता है, बड़ा है ना, इस वजह से इसका परिभ्रमण काल जो है वो सबसे कम होता है। ऊपर मैंने बताया था बुध का वो परिक्रमण काल था, छोटा था ना, तो परिक्रमा जो है समय नहीं लगता था। तो सबसे कम वाले याद रखेंगे, सबसे छोटा है उसका परिक्रमण काल सबसे कम है, और सबसे बड़ा है उसका परिभ्रमण काल सबसे कम है। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनता है आपका। अरुण, इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये हेरा ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है, और कारण है इसका मीथेन CH4। और वरुण जो है वो ठंडा ग्रह है, इसको बर्फीला ग्रह भी बोलते हैं, और ये सबसे दूरस्थ है, दूर है, नजदीक बुध है, तो सबसे दूर कौन सा हो गया? वरुण। इसका इंग्लिश नाम नेपच्यून है, ये ध्यान रखेंगे।
अब अपने रीट में आए हुए सारे पीवाई को देख लेते हैं, कहीं लेने के देने नहीं पड़ जाए, कोई क्वेश्चन रिपीट वाला दे दें तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखो, सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध है। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? एडविन एल्ड्रिन था। क्वेश्चन आ भी गया और आ भी सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, सबसे कम संघन ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा शनि। और कारण क्या है? हल्का होने के कारण। और हल्का कौन सी गैसों के कारण? हाइड्रोजन और हीलियम। एक प्रश्न ये भी आया हुआ, चंद्र ग्रहण कब होता है? याद रखिएगा, पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के जब बीच में होती है तब क्या होता है? आपका चंद्र ग्रहण होता है। एक प्रश्न ये पूछा गया, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। और 1984 डेटा याद रखिएगा, कब इन्होंने अंतरिक्ष पे कदम रखा? 1984 में। लाल ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, मंगल ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, बृहस्पति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछ लिया है और मैंने कहा एक छोड़ के याद रखना, बुध, बुध के बाद गुरु नहीं है, शुक्र है, शुक्र के बाद शनि नहीं है, रवि है, रवि को पृथ्वी मानना है, पृथ्वी के बाद सोम नहीं है, मंगल है। ऐसे आप करते चलेंगे तो वो आपका क्रम आपका याद रह जाएगा। किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? इसमें दो ही याद रखेंगे, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। देखो, भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन कौन सा था? मंगलयान था। भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। पैटर्न जैसा दिखने वाला तारों का समूह क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। और तारामंडल की एक खास बात है, ये सौरमंडल का सदस्य नहीं है। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, ये जितने भी तारों के समूह आपको दिखाई देते हैं ये सौरमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच जो है परिक्रमा लगाते हैं, उनको अपन क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हालांकि क्षुद्र ग्रह जो है वो वास्तव में सौरमंडल के सदस्य होते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, वो है आपका शनि। और शनि में मैंने बताया था सहसे सुंदर याद रखें, और जब सुंदर होगा तो टनाटन होगा। तो टाइटन इसका क्या था? उपग्रह था। चलिए अब अपने चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, और इसमें मतलब सिंपल चीजें हैं लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण। एक तो देखो, सौरमंडल की खोज किसने की? ये आपकी एनसीईआरटी में पहले पेज पे डाल रखा है, पहली लाइन में डाल रखा है, निकोलस कोपरनिकस। 2-3 बार बोलेंगे, नाम बड़ा सा है और सौरमंडल भी नाम छोटा थोड़ी है, तो बड़े के साथ बड़ा लिंक कर सकते हैं। धूमकेतु, और धूमकेतु का एक ही क्वेश्चन बनता है कि ये 76 साल बाद दिखाई देता है। हर 76 साल में इस प्रकार की यह घटना होती है, और अंतिम बार 1986 में ये देखा गया था। और फ्यूचर में आपको एक संभावना पूछ ले तो आप इसमें छिहत्तर ऐड करेंगे तो लगभग 2062-61 आ जाएगा, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको जमा लेंगे। एक देखिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा आपसे पूछ ले तो वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये आपके एनसीईआरटी में डाल रखा है, इंपॉर्टेंट है। तारों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो विलियम हर्शेल ने किया। तारों का अध्ययन किसने किया? हंसा के हर्शेल ने किया। इसके बाद देखो, सबसे चमकीला तारा कौन सा बताया? लुबदक बताया। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ऊपर अपन ने डिस्कस भी कर लिया था। मंगल व बृहस्पति के बीच जो परिक्रमा करते हैं उनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। 2 बार आ गया, इसका मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज। इसके बाद देखो, तारों का टिमटिमाना क्या है? अपवर्तन है। इसको तो आप प्रकाश वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे। चंद्रमा की सतह पर सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला तत्व है, धातु है, वो कौन सी है? टाइटेनियम है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ध्यान रखेंगे इसका। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का होता है। तो ये अपन ने तीसरा पॉइंट भी मोटा मोटी सारा देख लिया। एक तो धूमकेतु 76 वर्ष ध्यान रखेंगे, एक सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। अपन चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, और इसमें कुछ वन लाइनर मैंने लिखे हैं जहां से सीधे क्वेश्चन आपके टपक सकते हैं। देखिए, किस ग्रह का घूर्णन काल लगभग पृथ्वी ग्रह के समान है? ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में डाल रखा है, तो याद रखिएगा वो है आपका मंगल ग्रह। देखिए, पृथ्वी का घूर्णन काल आप जानते हैं 24 घंटे होता है, और मंगल का भी आप देखेंगे तो 24.6 घंटे, तो लगभग बराबर है ना। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है आपके एनसीईआरटी में, सारणी बना रखिए, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। किस ग्रह का वायुमंडल H2SO4 की बूंदों से बना हुआ है? ये भी आपके एनसीईआरटी में डाल रखा है, याद रखिएगा, शुक्र ग्रह। इसके बाद देखो, जीपीएस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो याद रखेंगे 1/15 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड होती है ना, उसका 15वां हिस्सा कितना होता है? इतने सेकंड में कोई जीपीएस सिग्नल पृथ्वी तक अपनी सूचना दे देता है। सौरमंडल में तारों की संख्या केवल एक है, जो कौन है? सूर्य है। जबकि तारामंडल है, आकाशगंगा है या निहारिका है, ये सौरमंडल के सदस्य नहीं हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का फंसेगा। सीधा क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है? वहां पे 3 और देंगे और एक तारामंडल देगा, या आकाशगंगा देगा, या निहारिका देगा। तो याद रखिएगा ये तीनों जो है वो सौरमंडल के सदस्य नहीं है। एक क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। फैक्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार आया है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो, मंगल ग्रह को लाल रंग प्रदान करने वाला मुख्य कारण है, ये अपने ऊपर डिस्कस कर लिया था, Fe2O3। बृहस्पति शनि के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? याद रखेंगे अरुण है, क्योंकि 2 तक अगर एग्जामिनर नहीं पूछे, तीसरा पूछ ले तो याद रखेंगे अरुण।
और अरुण को अपन लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? याद रखेंगे शनि। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो ये अपने 4 पॉइंट अपन ने अच्छे से देख लिए। अब अपना 5वां पॉइंट, और 5वें पॉइंट में कुछ अंतरिक्ष केंद्र मैंने लिखे हैं, जिसे एक है इसरो, इसका पूरा नाम भी पूछा हुआ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969। इसके जनक कौन है? विक्रम साराभाई हैं, और इसका मुख्यालय है बेंगलोर। किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन? इसरो की। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपसे पूछे तो तिरुवनंतपुरम में है, और इसी प्रकार से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछे तो श्रीहरिकोटा में है। ये दोनों आप याद रखेंगे, एक तो विक्रम साराभाई और एक सतीश धवन, बस काम चल जाएगा। अब अपन चलते हैं अपने 6ठे पॉइंट की तरफ, और 6ठे पॉइंट में जितनी भी जानकारी लिखी है ना, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना मैं बता रहा हूँ एक बार सरसरी नज़र से देख के जरूर जानना है। देखो, भारत का प्रथम उपग्रह, ये तो आप सब लोग जानते हैं, नाम क्या था? आर्यभट्ट। एक देखो स्पुतनिक फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह का नाम है। नाम क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट। 1957 में ये लगभग भेजा गया था। तो इसको थोड़ा कैसे भी लिंक कर लेना भाई, मानव निर्मित है ना, तो मानव क्या है? सपूत तो अच्छे हैं यार, मानव ये मानव तो सपूत अच्छा है, तो इसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग जचा लेना। एक देखो पार्कर सोलर प्रोब, देखो सोलर लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा या सूर्य से संबंधित तो होगा ही होगा। जी हाँ, सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने ये एक अंतरिक्ष यान भेजा था, उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। तो थोड़ा सा आप नासा वाला जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखो एक नाम आता है पायोनियर 10। ये क्या है? सौरमंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान का नाम है। तो नाम क्या है? पायोनियर, कि यार इसने तो पार ही कर दिया, इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चला लेना। और एक देखो जो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, और उसके अंतरिक्ष का जब अंतरिक्ष से लौट रही थी तो दुर्भाग्यवश उसका जो यान था वो मतलब खराब हो गया था वगैरह वगैरह। तो वो यान पूछा है तो याद रखिएगा वो कोलंबिया यान था, और इसका नाम भी था STS-107। ये कोलंबिया वाला पूछा हुआ है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। एक देखो भारत का जो सूर्य मिशन है, जैसे नासा ने भेजा उसका नाम सोलर पार्कर ऐसे नाम था, वैसे ही भारत ने जो सूर्य मिशन भेजा है उसका नाम है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन 2-3 बार बोलेंगे, याद रह जाएगा। एक देखो गगन, जो GPS के थ्रू अपनी नौ सेवाएं वगैरह प्रदान करता है, तो इस गगन का पूरा नाम पूछा है कि GAGAN का पूरा नाम क्या है? तो गगन का पूरा नाम है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जी का GPS है और N का लास्ट में नेविगेशन है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो इसरो के द्वारा 1981 में भेजा गया पहला भूस्थैतिक उपग्रह का नाम क्या है? तो वो है एप्पल। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखेंगे, एप्पल वाला। और मंगलयान, ये तो ऊपर मैंने आपको बता ही दिया, भारत का प्रथम अंतर्ग्रहीय मिशन है। और अंतिम आपका गगनयान, जिसकी शायद आप भी उम्मीद कर रहे होंगे, ये फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष यान है जो 3 सदस्यों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा और 3 दिन तक वहां रुकेगा। नाम क्या है इसका? गगनयान। तो ये अपन ने मोटा मोटी 6ठा पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया है। एक तो स्पुतनिक फर्स्ट जरूर ध्यान रखेंगे, एक आदित्य L1 मिशन और एक एप्पल वाला, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो 7वें पॉइंट में मैंने कुछ NCERT के फैक्ट लिखे हैं, जहां से भी आपका सीधा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अमावस्या से जस्ट अगला जो दिन होता है उसको बालचंद्र के नाम से जानते हैं, यानी चंद्रमा का जब छोटा रूप होता है, बच्चा रूप, उसको बालचंद्र कहते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। इसके बाद देखो सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। NCERT में दे रखा है, 2 बार मैं इस क्लास में बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो ध्रुव तारा गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। यह लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार कथन वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन एक्स की दिशा में स्थित होता है। इसके बाद देखो आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा, ये सीरियस ऊपर अपन ने डिस्कस कर लिया। एक जो तारामंडल जो होता है, ऊपर मैंने आपको बताया, ये सौरमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। अब तारों का समूह होता है, उसी को तारामंडल कहते हैं। तो इसमें कोई भी आपको दे दे, जैसे ग्रेट बियर दे दे, ओरायन दे दे, कैसियोपिया दे दे जो W की आकृति का होता है, एक लियो मेजर दे दे। हालांकि इनकी जो मतलब डायग्राम होते हैं वो NCERT में डाल रखे हैं, जैसे सप्तऋषि आपने देखा होगा, 7 तारों का समूह है। एक जैसे अपन घंटी से पानी पीते हैं, उस घंटी की आकृति का। हालांकि मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखे हैं, लेकिन इतना याद रखेंगे कि तारामंडल जो होता है वो सौर मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। इनके अलावा सौरमंडल के जो भी आ जाएं, जैसे सूर्य आ जाए, ग्रह आ जाए, उपग्रह आ जाए, कोई धूमकेतु का नाम आ जाए, उल्का आ जाए, क्षुद्र ग्रह आ जाए, तो ये सारे के सारे सौरमंडल के सदस्य होते हैं। इसके बाद देखो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। शुक्र जो ग्रह है वो सर्वाधिक पृथ्वी के निकट है। और एक प्रश्न आता है बादलों से जो घिरा ग्रह है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे वो भी क्या है? शुक्र ग्रह है। तो ये अपन ने पूरी NCERT को अच्छे से डिस्कस किया, सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। अब इसमें जो एक तस्वीर दे रखी है, जैसे यहाँ पे सूर्य इन्होंने दिखा रखा है। सूर्य के सबसे निकट कौन हो गया? बुध हो गया। सबसे बड़ा यहाँ पे बृहस्पति हो गया। और
पृथ्वी के सबसे निकट अगर अपन चर्चा करें तो वो शुक्र है, न कि मंगल, ये ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो चंद्रमा हो गया, ये देख सकते हैं। इसके बाद मंगल की चर्चा करें तो लाल ग्रह, और इसके दो उपग्रह फोबोस और डिमोस। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम दे रखा है गैनीमेड। और मंगल और बृहस्पति के बीच की जो परिक्रमाएं करते हैं उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। कुछ नाम दे रखे हैं, सीरीज, पेलेस, जुनो, वेस्टा, नाम नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है शनि ग्रह, और आपको पता है शनि सबसे सुंदर ग्रह है वलयों के कारण, और इसका एक बड़ा जो उपग्रह है सबसे बड़ा, उसका नाम है टाइटन। इसके बाद अरुण, हेरा ग्रह, और वरुण सबसे दूरस्थ ग्रह। तो ये अपन ने एक तस्वीर को भी साझा कर लिया है। और लास्ट में आपने क्या सीखा ये PDF में दे दूंगा ताकि आपका समय बच जाए। सारी चीज़ें वही हैं, सौर परिवार में 8 ग्रह होते हैं, नाम वगैरह दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना। क्वेश्चन देखें तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो इसमें देखेंगे ये तारामंडल नहीं है, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं सौर परिवार के सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है, तो इसमें सीरियस नहीं है, बुध भी है, शनि भी है, पृथ्वी भी है। और इसके बाद ये जो सारणी दे रखी है इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो पृथ्वी के घूर्णन काल के समान जो ग्रह है वो है मंगल। आप देखेंगे 24 घंटे पृथ्वी का होता है और 24 घंटे 37 मिनट लगभग किसका होता है, मंगल का। तो लगभग दोनों का घूर्णन काल समान है, क्वेश्चन आता है। और इसके बाद ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, हालांकि कर लेंगे। आंतरिक ग्रह मैंने बता दिया है, बाह्य ग्रह भी बता दिया है। तारामंडल सौर परिवार के सदस्य नहीं होते हैं। पृथ्वी के उपग्रह इनमें आप छांट लेना, जैसे यहाँ पे चंद्रमा दे रखा है। इसके बाद देखो भारत की जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, नाम था कल्पना चावला, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किताब में डाल रखी है चीज़। तो कोलंबिया हादसे में इनकी जान हुई थी, तो ये तो पूछ लिया है। तो इनके बारे में और भी जैसे जानकारी है वो आप जैसे ही क्लास पूरी होगी पूरी PDF ये अपने जो टेलीग्राम है इसी नाम से उसमें डाल दूंगा। तो इसमें जन्म है इनका 17 मार्च 1962 को, ये डाटा आप पढ़ लेना। और इसके बाद ये जितने भी सवाल दे रखे हैं, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो ये सारा आप जरूर पढ़ेंगे। तो ये अपनी आज की क्लास थी, पूरी की पूरी NCERT बेस, कम समय में बेहतर बताने का मैंने प्रयास किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने आपके साथ साझा किया है। अब आपको कितनी समझ में आई है, क्या वास्तव में आपका रिवीजन हुआ है, और क्या वास्तव में इस तरह की क्लास आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट को देखकर ही पता चलता है कि हाँ यार ये क्लास तो अच्छी लगी होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक बार पुनः आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर नई चर्चा के साथ दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।